The electronic configuration or arrangement of electrons in the subshell. कौन से दो रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं बच्चे व्हेन वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल? पहला रूल ये होता है कि आपको सब शेल को विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फिल करना होगा, यानी जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम है वी हैव टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सब शेल फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा होता है उसको अप टू द कैपेसिटी फिल करना होता है। ओके, दीज आर फिल्ड अप टू द कैपेसिटी। ओके, और कैसे देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल देखिए। अब सवाल ये है बच्चों के क्या व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स? पहले तो फिलिंग करने से पहले हेडिंग दें एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स। सवाल ये कि आप उन सब शेल्स का एनर्जी ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हैं? व्हाट इज द वे टू डिटरमिन द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स? इसका आपको कैसे पता चलेगा? क्या वही एनर्जी ऑर्डर होता है जो शेल्स का होता है कि पहले शेल के जो सब शेल्स हैं उसकी कम एनर्जी होगी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, या कोई और सीक्वेंस है? हम कहते हैं जी होता ये है कि जो सब शेल्स हैं उनका एनर्जी ऑर्डर स्लाइटली डिफरेंट होता है देन एनर्जी ऑर्डर ऑफ द शेल्स। शेल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो, राइट? सो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स इज स्लाइटली डिफरेंट। वो कहते हैं जी कैसे लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, नो नो नो, इसी के अंदर ऊपर से तार खींच लो बस। हम कहते हैं जी कि फॉर एग्जाम्पल सबसे कम एनर्जी ऑर्डर किसका होगा? 1s। फिर कौन होगा उसके बाद? पहले सब शेल का एक ही सब शेल है 1s, फिर कौन होगा? 2s और 2p। तीसरे के कौन से हैं? 3s, 3p और 3d। फिर कौन है? 4s, 4p, 4d, 4f। यही है ना? फिर क्या है? 5s, 5p, 5d, 5f। कहता है आप एक काम करें, ये एनर्जी ऑर्डर है, आप सिंपल एक एरो पास करें फ्रॉम द फर्स्ट इन द डायगोनल पोजीशन। अब इसके पैरेलल एरोज लगाते जाएं। आप कहते हैं जी दूसरा एरो ये होगा, तीसरा एरो ये होगा, ये देखिए। दिस इज द थर्ड, देन दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, यहाँ कौन है? 5s, 5p, 5d, 5f। अब इन एरोस को टेल टू हेड रीड करें। सबसे लोएस्ट एनर्जी का न्यूक्लियस के बाद जो सब शेल है वो है 1s। फिर कौन है? 2s। फिर कौन है? 2p। टेल टू हेड रीड कर रहे हैं बच्चों, यूं यूं
यूं 1s 2s 2p, फिर कौन है 3s 3p, फिर कौन है 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। इसी तरह अगर आप चलते जाते हैं 6s 6p 6d 6f, ये है 4d 5p 6s, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, and so on, and this is the increasing order of energy of subshells in an atom। जी यहीं से शुरू किया। बाज दफा एक स्टेटमेंट है बच्चों, वो भी बच्चे याद कर लेते हैं, टू डिटरमिन द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट देखें क्या है। बच्चे कहते हैं जी एक स्टेटमेंट है स्कूल स्कूल, ठीक है, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ये जस्ट याद करने के लिए, ओके। फिर है डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फिर है फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं जी आप इसको यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है। ये है, इधर देखो बच्चों, स्कूल स्कूल का मतलब है कि सबसे पहले न्यूक्लियस के बाद जो दो और सबशेल्स होंगे वो कौन से होंगे, एस एस। फिर पब्लिक स्कूल का मतलब है कौन से होंगे, पी एस। डिविजनल पब्लिक स्कूल का मतलब है कौन होंगे, डीपीएस। फिर कौन होगा, डीपीएस, फिर एफडीपीएस। बट हमारा काम यहां तक हो जाता है, बट इसमें नंबरिंग हमने खुद लगानी है। जो एस सब शेल होता है वो सबसे पहले किस शेल में आता है, 1। तो पहला वाला जो सब शेल होगा वो क्या होगा, 1s, सिर्फ एस को नंबर लगा रहे हैं अभी हम, राइट। दूसरा वाला क्या होगा, 2s, फिर कौन होगा 3s, नहीं सिर्फ एस को नंबर लगा रहे हैं, फिर क्या होगा 4s 5s, और सबसे ऊपर कौन सा होगा 6s। अब पी को नंबर लगाते हैं, पी क्योंकि स्टार्ट ही सेकंड शेल से होता है ना, पी पहले तो नहीं होता ना, तो पहले जो पी को नंबर लगेगा वो कौन सा होगा 2p, फिर क्या होगा 3p 4p 5p। डी पहली दफा कहां से शुरू होता है, थर्ड शेल में, डी तो नहीं होता ना फर्स्ट और सेकंड शेल में। तो पहले डी को क्या नंबर लगेगा 3d, और ऊपर वाले को क्या लगेगा 4d। अगर आप इससे भी ऊपर डिटरमिन करना चाहें तो आप इससे भी ऊपर डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा हमारा काम इसके अंदर अंदर हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी डिटरमिन द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल। दोनों एक नॉन साइंटिफिक से तरीके हैं, या तो आप रटा कर लेते हैं या आप इसको इस तरह करके याद कर लेते हैं। इज इट क्लियर। अब आ गया एनर्जी ऑर्डर ऑफ द सबशेल। तो इसमें आपने देखा है कि बेसिकली जो सबशेल्स होते हैं वो शेल वाइज नहीं जाते। जैसे अगर आप गौर से देखें, आप कहते हैं हाँ ये तो फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये तो नहीं मिक्सअप हो रहे। लेकिन अगर आप गौर से देखें जो थर्ड वो है, ये तो देखो बच्चों 3s 3p के बाद कौन होना चाहिए था, लेकिन इसमें कौन मिक्सअप हुआ है 4s। तो बेसिकली होता ये है, कल जो हमने ये डायग्राम बनाई थी मैं उसमें से एक्सप्लेन करता हूं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, इधर देखें, हम ये कहते हैं कि ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। जो थर्ड शेल का एरिया है वो समझे यहां तक है, लेकिन जो फोर्थ शेल है उसका एरिया यहां से शुरू होता है और यहां तक है। तो अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा एरिया ओवरलैप हो रहा है, ऐसे ही है कि अभी थर्ड खत्म नहीं हुआ तो फोर्थ शुरू हो गया, ऐसे ही है। तो आप कहते हैं जो फोर्थ का ये वाला 4s सब शेल है
वो इसके 3D सब शेल से भी नीचे है। अब समझ आई? तो इसलिए एनर्जी ऑर्डर इस तरह आता है। ये ऐसे ही है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं, ऊपर वाले जो लोग हैं, ऊपर फ्लोर वाले, वो अगर अपना एक कमरा यहाँ से दीवार तोड़ के नीचे ले आते हैं सीलिंग से, तो उनका रूम नीचे आ जाएगा, हमारा रूम तो अभी ऊपर तक जा रहा होगा। सो वो दे इंक्रोच्ड आवर वैल्यू। तो इसमें भी यही हो रहा है। आप कहते हैं कि ये तो अगर हम गौर से देखें तो ये देखें, बेसिकली दिस इज द 4S जो किसकी टेरिटरी में आ गया है? थर्ड शेल की, 3D के नीचे। इसी तरह आप कहें तो अगर आप देखें तो आप कहते हैं जी ये 4S 4P 4D 4F आना चाहिए था। बीच में कौन आ गया? फोर्थ के अंदर कौन मिक्सअप हुआ है? 5S। सो बाद में बेसिकली सब शेल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, बिकॉज शेल्स की उस तरह की प्रिसाइज बाउंड्रीज नहीं होती एनर्जी लेवल में, जैसी जैसी हमारे यहाँ होती। जैसे हमने अपने फ्लोर और ऊपर वाले जो हमारी मंजिल से ऊपर लोग हैं जी, वो इसमें भी ऊपर है ना, वो 6th में गया हुआ है। ठीक है, वो इससे भी ऊपर है। वो देखें, अगर आप इसके बाद लिखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 4F। ओके, अब हमारी और ऊपर वालों के बीच एक फिक्स बाउंड्री है। वो बाउंड्री जनरली शेल्स में नहीं होती कि कोई कंक्रीट की वॉल है जो एक शेल को दूसरे शेल से अलग करती है। तो आप कहते हैं जी आपस में मिक्सअप हुए होते हैं, इसलिए जो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स है वो डिफरेंट है फ्रॉम द शेल्स के ऊपर वाले शेल्स के सब शेल में भी मिक्सड अप इन द लोड। बट हमें इसी ऑर्डर में फिल करना है जो अभी हमारे पास आया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, अब जैसे हाइड्रोजन है, और ये बच्चों अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द सब शेल्स, ये सब एटम्स के लिए, ये किसी एक एटम के लिए नहीं है। तो हाइड्रोजन का सबसे लोएस्ट एनर्जी सब शेल न्यूक्लियस के बाद कौन सा होगा इलिया? 1s। हर एटम का एक ही है 1s। और s की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो उसके किस सब शेल में होगा? 1s में। राइट, और उसको लिखना कैसे है? 1s के ऊपर जैसे पावर नहीं लिखी जाती, इस तरह लिख देना है 1s1, यानी 1s कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम है, इसका भी सबसे लोएस्ट एनर्जी सब शेल 1s है, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर लिथियम है, व्हाट अबाउट दिस? सबसे लोएस्ट एनर्जी सब शेल 1s है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो जब 1s फिल हो गया, उधर देखो बच्चों, हु इज द नेक्स्ट व्हेन दिस इज डन? हु इज द नेक्स्ट? 2s। So next electron of lithium is to be filled in 2s। आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा एक गैप दिया है, जस्ट टू डिफरेंशिएट के यहाँ से दूसरा शेल शुरू हो गया। एग्जामिनर्स जनरली आपको ये रिक्वायर नहीं करते, आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए गैप दे देते हैं। इसी तरह अगर बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 4, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बेरिलियम्स 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s, और फिर 2 किस में है? 2s में। बोरॉन 5 है, इसमें क्या होगा? अब 2s में भी 2 आएंगे ना। बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक 1s में एक 2s में है, तो 4 हो गए। 2s के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट सब शेल? व्हेन 2s भी फिल हो जाए, हु इज द नेक्स्ट इन द एनर्जी? 2p। तो 2p को मैं इसके साथ ही लिखूंगा, क्योंकि गैप सिर्फ तब दूंगा जब शेल चेंज होगा। राइट, अब आप देख रहे हो बोरॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में कितने? 3 है। तो ये इसलिए मैं गैप दिया है। कार्बन 6 क्या होगा? 1s2 और 2p 2। नाइट्रोजन 7 है, ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p। ऑक्सीजन 8 है, ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p 4। फ्लोरीन 9 है, 1s2 2s2 एंड 2p 5। नियोन 10 है, इसका क्या होगा? 2p6। राइट, अब अगर आप सोडियम 11 को देखो, व्हाट अबाउट दिस? 1s2 2s2 2p6। यस, अब आप कहते हैं ये भी फिल हो गया, क्योंकि पी की कैपेसिटी 6 होती है,
So you can't place more electron than 6. So the next subshell you have to go and check in the energy level of the orbital of the subshell. तो वो कौन है? 3s. तो थोड़ा सा गैप दे देता हूं क्योंकि ताकि पता चले अब कौन सा शेल शुरू हो गया, थर्ड शेल. ओके. अब बच्चों आपको एक और काम की भी इजाजत है. एनर्जी लेवल है ना, वो जो अभी मैंने बताया कि थर्ड फोर्थ में मिक्स हुआ हुआ है, फोर्थ आगे फिफ्थ में मिक्स हुआ हुआ है. ठीक है. तो वो जो फोर्थ फिफ्थ में मिक्स हुआ हुआ है वो बहुत ज्यादा मिक्सिंग है कि ये देखो 4f बहुत ऊपर चला गया, 5 के सारे सब शेल्स नीचे आ गए. ठीक है. नहीं नहीं, वो जनरली ये करते हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं. एनर्जी ऑर्डर डिटरमिन करने का तरीका है कि आपने कैसे डिटरमिन करना है, बट वो ये नहीं पूछते कि ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों. ओके. इधर देखें सोडियम है. अब आपको एक चीज इजाजत है, अगर आप गौर से देखें तो सोडियम की वही कॉन्फ़िगरेशन है यहां तक जो किसकी है, नियॉन की है. तो नियॉन की भी कंप्लीटली फिल्ड सेकंड शेल होता है. तो आपको या एग्जामिनर खुद बाज दफा क्या करते हैं, वो कहते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू द नोबल गैस लिखिए. तो आप सोडियम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो ही है और उसके बाद क्या बचता है, व्हाट इज लेफ्ट. यस. ये आपको तो लिखने कम ही आएगी बट एग्जामिनर इसको इस तरह लिख देते हैं, तो वो इसका मतलब ये होगा. ओके. नेक्स्ट मैग्नीशियम की देखें क्या है, नॉर्मल लिखनी है, डोंट यूज द नोबल गैस. 1s2, 2p6 और 3s. अगर आप इसमें नोबल गैस यूज करें तो नियॉन एंड देन 3s2. एल्यूमिनियम 13 क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. अब ये भी फिल हो गया, अभी भी एक रहता है, तो व्हाट इज दिस. ओके. नेक्स्ट सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p what. Okay. Next, phosphorus 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p what. Sulfur 16 क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. Chlorine 17 क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p what. Argon 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. तो अगर आप इसको शेल वाइज देखें तो क्या बन गया, 2 8 8. व्हाट नेक्स्ट, पोटासियम 19 क्या बना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और आगे क्या होगा, 3d और 4s. 4s कम एनर्जी का है बच्चों, 4s1. जी जी. कैल्शियम 20 है बच्चों, ये आप करें. ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी है, 2 8 8 एंड देन 2. ओके. इसके बाद है स्कैंडियम 21. अब ये बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, तो एक छोटा सा लिख लें, यहां से आगे ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जाता.
इसमें क्या होगा जरा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p what, 6, 4s2। अब सुनना बच्चों, अब 20 हमने रख दी हैं, अभी भी कितने रहते हैं, एक रहता है ना। हु इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, 3d, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। यस, अब जब आप इसको फिल कर देते हैं ना बच्चों, तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन मौजूद है, राइट। प्रेफरेबली वही करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप बेशक ना करें। लेकिन जब आप फिल कर देते हैं तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन मौजूद है कि ये 3d को आप रिपल्शन होती है और वो अपने 3p के साथ चला जाता है। यानी जब आप फील्ड लिखें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। भरना पहले 4s में ही है, 4s2, लिखना 3d को इसके साथ है, 3d1। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेबली इसी तरह लिखा करें, बट बाज दफा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये फिर 3d में पहले इलेक्ट्रॉन रखने लग जाते हैं। इसलिए मैं वो मतलब स्ट्रिक्टली नहीं कहता आप इस तरह लिखें, बट आई वुड प्रेफर कि आप डी में इलेक्ट्रॉन्स बाद में रखें, लेकिन इलेक्ट्रॉन रखने के बाद उसको पोजीशन को स्विच कर लें, उसको अंदर ले आए, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें। जब हम अभी आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर हमें समझ आता है कि वो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है, तो हम कहते हैं यार ये तो 4s से क्यों निकाल रहा है, सबसे बाहर तो 3d आता है। तो तब आपको ये समझाया जाता है कि 3d बेसिकली अंदर चला जाता है। ओके, अब जो मर्जी आप लिख लें, मैं आपको देता जाता हूँ। ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, राइट। बाकियों में तो जो सीक्वेंस है वही फॉलो कर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। तो मैंने अब पहले लिख दिया। तो आप देखो, अगर शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 10 और फिर 2। अब समझ आ रही है। तो बेसिकली आप शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2, 8, 8, 2 था ना ऊपर, उधर देखो। अब जो इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं वो 2, 8, 8, 2 के बाद 2, 8, 10, 2, यानी इसका मतलब है हम थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फोर्थ में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि 3d में रख रहे हैं ना, 3d3 थर्ड शेल का हिस्सा है। सो ये बात याद रखना, ये ओ लेवल में नहीं सिखाई जाती। ओ लेवल में तो बस ये बता देते हैं पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे, और फिर 8 के बाद चौथे में रखना है। लेकिन बेसिकली आपने देखा 8 इलेक्ट्रॉन हमने थर्ड में रखे, फिर फोर्थ में चले गए, लेकिन फोर्थ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखे, फिर वापस थर्ड में आ गए, और अब थर्ड को आप टू कैपेसिटी 18 फिल करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट फिलिंग शेल वाइज, वी आर फिलिंग बाय सब शेल वाइज। तो सब शेल क्योंकि 3d आया है 4s के बाद, तो इसलिए इस तरह है। ओके, नेक्स्ट, वेनिडियम 23 क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d3। chromium 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d4। बच्चों लेकिन एक और चीज है, इधर सुनना जरा। अब ये क्रोमियम क्या करता है, मैंने इसके साथ स्टार लगा दिया। क्रोमियम ये करता है कि अपने एक एक्स्ट्रा मैन्यूवरिंग करता है, जो रूल्स हैं उसके अलावा एक काम करता है कि अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 3d में ले जाता है। उससे इसको क्या फायदा होता है, ये प्रिसाइजली तो आपको आगे जाके समझ आएगी जब ऑर्बिटल्स करेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता देता हूं, उससे ये दोनों हाफ फिल्ड हो जाते हैं। ये 4s में भी एक रह जाएगा, वो हाफ फिल्ड हो गया। यस, तो बेसिकली बाद में हम जब ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो हमें ये सही समझ आएगा कि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन एक सबशेल या एक ऑर्बिटल में इकट्ठे रहते हैं ना, तो उनके बीच रिपल्शन हो रही होती है, जो उसके अनस्टेबल कर देती है उस एटम। तो बेसिकली वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये काम करेगा। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, 4s1 एंड 3d5। ठीक है,
half filled and completely filled subshells give stability to the atoms. ठीक है, लेकिन दिस इज ओनली हैपनिंग इन क्रोमियम. ऊपर क्यों नहीं हो रहा वेनेडियम? अगर 3D में शिफ्ट भी कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा उसको. ठीक है, मैंगनीज 25, या जी आगे जाके कॉपर में होगा ये. आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, ये बीच में से मैंने आपके लिए छोड़े हैं, और जिंक 30 बच्चों. बच्चों मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया. ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन एंड देन 3D8 4s2. अगर कॉपर की करेंगे तो ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन और 3D9 4s2. इसमें भी वही बच्चों स्टार लगा रहा हूं, मनूवरिंग होती है. ऐसे एक इलेक्ट्रॉन किधर चला जाता है डी में, तो 3D क्या हो जाएगा 10 4s1. ऑर्बिटल करेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ आ जाएगी हाउ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिपल्शन एंड गिव स्टेबिलिटी. और इस आखिरी वाले में क्या होगा? ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 3D10 एंड 4s. गैलियम 31 करें बच्चों, ब्रोमीन 35 करें, और रुबिडियम 37 करें. ये तीनों आपने करने हैं. हो गया. कॉपर एंड क्रोमियम दो ही. यस जी. गैलियम कौन कराएगा जी? वॉलंटियर योरसेल्फ प्लीज. तीनों करने हैं, बल्कि करके फिर मुझे बताइए. फोर एस के बाद है बच्चों, यस
4p और फिर 5s, 4p, तो 4p में कितने होंगे? ब्रोमीन का ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन, देन 3d10, 4s2 एंड 4p 5। रुबिडियम, अब रुबिडियम से पहले एक और ट्रांजिशन मेटल आ गई है, ठीक है, और वो है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट लेफ्ट? नहीं, कभी कभार इस तरह लिखा हुआ दे देता है, 5s1, 5s1, राइट। बाकी बच्चों आपको पता है कि, इधर सुनिए, सुनो, देखना छोड़ो, इधर देखो। एक चीज आपको पहले से पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स को छोड़ के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दो चीजें बता सकते हैं, एक ग्रुप नंबर, एक पीरियड नंबर, बट नॉट द ट्रांजिशन। ग्रुप नंबर, जैसे इस एलिमेंट का क्या ग्रुप नंबर होगा, ये कैसे पता चलता है? यस, आप कहते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पीरियड नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स। जी, सिर्फ शेल्स। अब अगर आप देखें तो इसमें कितने शेल्स हैं पोटासियम में? ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो टोटल शेल्स कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब है इसका पीरियड नंबर क्या हो गया? 4। इसमें कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल 4 है ना? ये देखो बच्चों, वैलेंस शेल इज अ 4 दैट कंटेन्स ओनली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो ये ग्रुप नंबर क्या हो गया? यस, ग्रुप 1 एंड पीरियड 4। इसी तरह जरा आप इन तीन को असाइन करें, इन तीन को असाइन करें, ये किस ग्रुप और किस पीरियड में है? तीनों को बारी बारी, ग्रुप एंड पीरियड नंबर प्लीज। तीनों को। गैलियम ग्रुप नंबर, नो, आपने सब शेल्स नहीं देखना, शेल्स देखते हैं। जो शेल नंबर 4 है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4s और 4p मिला के 3 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 3। और वैसे भी जो सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स को बताता है ना, तो 4 शेल्स हो गए इसके, तो पीरियड क्या हो गया? 4। व्हाट अबाउट दिस ब्रोमीन? यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रुप 7 और पीरियड क्या है? नेक्स्ट, ग्रुप 1 पीरियड 5, ग्रुप 1 एंड पीरियड 5। ओके, so this is how we assign the group number and period number. अब इसका बच्चों इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक लिंक भी है पीरियोडिक टेबल से, तो लिखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। जी, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, इधर मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं पीरियोडिक टेबल का, और आपसे पूछूंगा, ओके? ये पीरियोडिक टेबल है, इधर देखिए, ये ग्रुप 1 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। आप जरा देख के मुझे बताएंगे, यहाँ हाइड्रोजन होता है और यहाँ हीलियम होता है।
आप जरा मुझे देख के बताएं इनको। यहाँ बच्चों लिथियम होता है, लिथियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? नो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे सोडियम होता है, कोई मुझे बता देता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पोटासियम होता है, क्या है उसकी कॉन्फ़िगरेशन? सबसे वैलेंस क्या आ रहा है उसमें? एक चीज नोटिस करें, क्या चीज कॉमन आ रही है? इनका वैलेंस सब शेल हमेशा क्या होगा? एस। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इसलिए आप कहते हैं जो ग्रुप वन की कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम शॉर्ट करके कहते हैं दे हैव NS1 कॉन्फ़िगरेशन। ये एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगा। जो ही वो कहेगा ये एक एलिमेंट है, कोई भी नाम ले देगा, और आप उसका वैलेंस सब शेल एस देखेंगे और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता रहेगा एज पीरियड चेंजेस। ओके, तो वो किस ग्रुप में होगा आपका फौरन समझ आ जाएगी, वो ग्रुप वन। इसी तरह जब आप इनको देखते हैं, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ कैल्शियम है। जब आप इनको देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम का वैलेंस अगर 2s2 है तो मैग्नीशियम का वैलेंस 3s2 है, और कैल्शियम का वैलेंस क्या है? 4s2। तो इनका वैलेंस सब शेल हमेशा कौन सा होगा? एस। यस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम जनरलाइज क्या कर सकते हैं? NS। इसी तरह जब आप कॉमन, इसको मैं अब शॉर्टकट कर रहा हूं, इनकी हमेशा क्या होगी? NP1 NP2 NP3 NP4 NP5, और इनकी क्या होगी? NP6। एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन है। ट्रांजिशन में डी होगा। यस, ट्रांजिशन में आपने गौर किया है 3D1 3D2 3D3 3D4। ठीक है, इसलिए बच्चों आपने इससे पहले पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। अब हम कहते हैं ग्रुप्स पीरियड नहीं, ब्लॉक्स भी हो। इस वाले को कहते हैं दीज एलिमेंट्स आर नोन एज पी ब्लॉक। इन्हें बोलते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू को एस ब्लॉक। इन सारे ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और जो नीचे पड़ा होता है ना, दो रेडियोएक्टिव जो पड़े होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो एफ है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। ओके, देयर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जी, तो लिख लीजिए देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। राइट, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। Chemistry A2 is yet to start. Just 5 minutes more. Yeah, you can sit down and wait. So here is the, बच्चों मैं अब इसको सम अप कर देता हूं जो आज हमने पढ़ा, कि हमने आज इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया है इन एन एटम सब शेल्स। सो हमने कहा कि 2 रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं बच्चों, कि एनर्जी ऑर्डर का इंक्रीजिंग के हिसाब से बनना है और कैपेसिटी के हिसाब से बनना है। फिर हमने सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर डिटरमिन किया। मैंने 2 तरीके आपको बताया हाउ टू डिटरमिन द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द सब शेल्स, नॉन साइंटिफिक है दोनों। और फिर मैंने आपको बताया कि देन वी प्रैक्टिस हाउ टू प्लेस इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सब शेल्स। फिर मैंने आपको बताया हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स placed in the subshell is used to link with the electronic configuration in the periodic table. ओके, कल हम आइंस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर सब शेल से आगे ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राइट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। और एक नई चीज जो हमने आज ऐड की है,
कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड 8 ग्रुप्स और 4 ब्लॉक्स होते हैं, ओके, और वो ब्लॉक्स भी ऑन द बेसिस ऑफ their electronic configuration हमने डिसाइड की, राइट? सो विल कंटिन्यू दिस, मेरी तरफ से यही कुछ आज के लिए, विल कंटिन्यू दिस, इट्स टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच जी।